श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे शंकर भगवान के कृपा से, माता पार्वती के आशीर्वाद से। तो दोस्तों आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो दोस्तों आइए एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों बहुत दिनों पुरानी बात है कि एक राजा और उसकी रानी के 7 बेटियां थी। एक बार किसी राजा ने उस राजा पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में वह राजा हार गया। दुश्मन राजा को उसको पकड़ कर ले गया और उसकी रानी और 7 बेटियों को वहीं छोड़ गया। अब वे सब बेचारे अकेले रह गए। रानी ने वह महल छोड़ दिया और वह अपनी बेटियों को लेकर एक बहुत छोटे से मकान में चली गई। उनका समय खराब था, इसलिए जब कभी उनको खाना मिल जाता था तो वह उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन होता। एक दिन उनके घर के पास एक फल बेचने वाला आया तो रानी ने उसको कुछ अंजीर खरीदने के लिए रोक लिया। जब वह अंजीर खरीद रही थी तो वहां से एक बुढ़िया जा रही थी। उस बुढ़िया ने रानी से भीख मांगी। रानी बोली, ओह काश मैं तुम्हारे कुछ सहायता कर सकती, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तुम कैसे गरीब हो गई? रानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, मैं स्पेन की रानी हूँ। मेरे पति के ऊपर हमला हो गया था और वह हार गए, बस तभी से मैं गरीब हो गई। ओह बेचारी तुम पर क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास तुम्हारी एक बेटी है जिसकी शुरुआत ही खराब हुई है। जब तक वह तुम्हारे घर में है तुम लोग कभी फल फूल नहीं सकते। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि मैं अपनी एक बेटी को कहीं बाहर भेज दूं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा यही मतलब है और तुम्हारी बदकिस्मती का यही एक हल है। यह बदकिस्मती लड़की कौन सी है? यह वह लड़की है जो अपने हाथ एक के ऊपर एक रहकर सोती है। आज की रात जब तुम्हारी बेटियां सो रही हो तो एक मोमबत्ती लेना और तब तुम उन सबको देखना। तुम्हारी जो भी बेटी हाथ पर हाथ रखे सो रही हो उसको तुम बाहर भेज देना, तभी तुम अपना खोया हुआ राजा वापस पा सकोगी। यह सुनकर रानी ने वही करने का विचार किया जो उस बुढ़िया ने कहा था। वह आधी रात को उठी, उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी 7 बेटियों को देखने चली। वे सब सो रही थी, कुछ हाथ मोड़े सो रही थी, किसी के हाथ उसके गाल के नीचे रखे थे तो किसी के हाथ उसके तकिए के नीचे रखे थे। देखते देखते वह अपनी आखिरी बेटी के पास गई जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी। वह भी सो रही थी। उसने देखा कि वह अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखकर सो रही है। उसको इस हालत में सोता देखकर वह बहुत दुखी हो गई और रो पड़ी। वह अपनी उस सबसे छोटी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसको घर से बाहर निकालने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी, पर क्या करती? वह धीरे से बुदबुदाई, क्या करूं बेटी, तुझे मुझे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा कि तभी उसकी वह लड़की जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है और रो रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ माँ,
तुम तो यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं बेटी, आज एक बुढ़िया भीख मांगने आई थी। उसने कहा कि हम तभी खुशहाल होंगे जब हम अपनी उस बेटी को घर से निकाल देंगे जो एक हाथ पर दूसरा हाथ रहकर सोती हो, और वह बदकिस्मत बेटी तुम हो। बेटी बड़ी सादगी से बोली, अरे तो क्या तुम इसी बात पर रो रही हो? मैं जरा कपड़े पहन लूं। माँ, मैं अभी घर से बाहर चली जाती हूँ। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने, अपना कुछ जरूरी सामान एक पुटली में बांधा और घर छोड़कर चल दी। रानी उसको देखती रह गई कि उसकी वह बेटी कितनी आसानी से अपना घर छोड़कर चली गई। काफी चलने के बाद वह लड़की एक ऐसी खाली मैदान में आ गई जहाँ केवल एक मकान खड़ा हुआ था। वह उस मकान तक गई तो उसने उस मकान के अंदर उसने कुछ बुनने काटने की आवाज सुनी। उसने झांक कर देखा तो देखा कि कुछ स्त्रियां वहां कपड़ा बुन रही थी। उसको दरवाजे पर खड़ा देखकर उन बुनने वाली स्त्रियों में से एक स्त्री ने उससे कहा, आओ अंदर आ जाओ, वहां बाहर क्यों खड़ी हो? लड़की अंदर चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? बदकिस्मत, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगी? जरूर। उन्होंने उसको घर में झाड़ू लगाने और घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने के लिए बता दिए। फिर वे बोली, सुनो ओ बदकिस्मत, आज रात हम बाहर जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो हम बाहर से दरवाजा बंद कर जाएंगे। तो जब हम चले जाएं और हम बाहर से भी दरवाजा बंद कर जाएं तो तुम भी अंदर से ताला लगा लेना। जब हम सुबह को वापस आएंगे तब हम बाहर से अपना दरवाजा खोल लेंगे और तुम हमारे लिए अंदर से दरवाजा खोल देना। तुम्हारा काम यहाँ यह है कि कोई भी हमारी सिल्क या बेले या हमारा बुना हुआ कपड़ा चोरी न करे और उन्हें नष्ट न करे। बस इतना कहकर वे चली गई। जब आधी रात हुई तो बदकिस्मत ने कैंची चलने की आवाज सुनी। उसने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और उसको हाथ में लेकर कपड़ा बुनने की जगह चली। वहां उसने देखा कि एक स्त्री कैंची से कपड़ा बुनने की मशीन से सुनहरा कपड़ा काट रही थी। उसको लगा कि उसकी बदकिस्मती यहाँ भी उसके पीछे पीछे चली आई है। सुबह को उसकी मालकिनें लौटी। उन्होंने बाहर से दरवाजा खोला और इस लड़की ने अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर आई तो उनकी निगाहें फर्श पर पड़े कपड़े के टुकड़ों पर पड़ी तो वे उस पर चिल्लाई, अरे वो बेशरम, क्या तुम इस तरह से हमारी भलाई का बदला हमको दोगी? चली जाओ यहाँ से। तुमको एक काम दिया था करने के लिए और वह भी तुमसे हुआ नहीं। और यह कहकर उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह लड़की बेचारी फिर चल दी। गांव होते हुए अब की बार वह एक शहर में आ पहुंची। वहां वह एक दुकान के सामने रुकी जहां एक स्त्री डबल रोटी, सब्जियां और शराब आदि बेच रही थी। वहां जाकर उसने भीख मांगी तो उस स्त्री ने उसको थोड़ी सी रोटी और एक गिलास शराब दे दी। तभी उस दुकान का मालिक लौटा तो उसको उस लड़की पर तरस आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे रात को अपनी दुकान में बोरियों के ऊपर सोने दे। दुकानदार और उसकी पत्नी ऊपर सो गए और वह बदकिस्मत उस रात दुकान में
बोरियों पर सो गई। रात में पति पत्नी ने नीचे कुछ आवाज सुनी तो वे लोग आवाज सुनकर नीचे देखने के लिए दौड़े। नीचे क्या हो रहा था? उन्होंने देखा कि शराब की बोतलों की डांट खुली पड़ी है और उन बोतलों की शराब सारी दुकान में बह रही थी। फिर वे लड़की को ढूंढने लगे तो दुकानदार ने देखा कि वह तो डरी हुई बोरों के ऊपर बैठी हुई है, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वह उस पर चिल्लाया, ओ बेशरम, तूने ही यह सब किया है, तू ही इस सब की जिम्मेदारी है, निकल जा यहाँ से। यह कहकर उसने एक डंडी उठाई और उससे उसको मार मार कर बाहर निकाल दिया, बिना जाने कि अब वह कहाँ जाए। वह बदकिस्मत रोती हुई वहाँ से दौड़ ली। दौड़ते दौड़ते उसको सुबह हो गई। सुबह को उससे एक स्त्री मिली जो कपड़े धो रही थी। वह वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। वह स्त्री उस लड़की को इधर उधर देखते हुए बोली, तुम क्या देख रही हो बेटी? मैं रास्ता भूल गई हूँ माँ। क्या तुम कपड़े धो सकती हो और उनको इस्त्री कर सकती हो? हाँ। तब तुम रुक जाओ, मैं इन कपड़ों को साबुन लगाती जाती हूँ, तुम इनको धोती जाओ। वह लड़की उन साबुन लगे कपड़ों को धोती गई और सुखाती गई। जब वे सूख गए तो उसने उनको मरम्मत करने, कलफ लगाने और प्रेस करने के लिए इकट्ठा कर दिए। ये कपड़े राजकुमार के थे। जब राजकुमार ने अपने कपड़े देखे तो वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके कपड़े कितने अच्छे तरीके से तैयार किए गए थे। वह उस धोबिन से यह कहे बिना न रह सका, फ्रेंसिका, तुमने पहले तो कभी इतने अच्छे तरीके से मेरे कपड़े नहीं सजाए। मुझे लगता है कि तुझको इनाम देना चाहिए। और उसने उसको 10 सोने के सिक्के दिए। फ्रेंसिका ने वह पैसे उस बदकिस्मत के कपड़ों पर और डबल रोटी बनाने के लिए एक बोरा आटा खरीदने पर खर्च कर दिए। उसने उस आटे की 2 डबल रोटियां बनाई जो अंगूठी की शक्ल की थी और उनमें सौंफ और तिल पड़े थे। उसने वे दोनों डबल रोटियां उस लड़की को देते हुए कहा, इनको तुम समुंदर के किनारे ले जाओ और वहां जाकर मेरी किस्मत को इस तरीके से पुकारना, हेलो ओ फ्रेंसिका की किस्मत। ऐसा 3 बार पुकारना। तीसरी बार पुकारने पर मेरी किस्मत वहां आ जाएगी। तुम उसको यह एक गोल डबल रोटी और मेरी नमस्ते दे देना। तब उससे यह पूछना कि तुम्हारी किस्मत कहाँ है, और जब तुम्हारी किस्मत आ जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही करना। वह बदकिस्मत धीरे धीरे समुंदर के किनारे की तरफ चली। वहां जाकर उसने जैसा उस धोबिन ने उससे कहा था उसी तरीके से उसकी किस्मत को पुकारा, हेलो ओ फ्रेंसिका की किस्मत, हेलो ओ फ्रेंसिका की किस्मत, हेलो ओ फ्रेंसिका की किस्मत। जैसे ही उसने तीसरी बार उसको पुकारा, फ्रेंसिका की किस्मत बाहर आ गई। उसने उसे धोबिन का संदेश दिया और उसकी गोल वाली डबल रोटी दी। फिर उससे पूछा, ओ फ्रेंसिका की किस्मत, क्या आप मुझे मेरी किस्मत के बारे में कुछ बताने की मेहरबानी करेगी? सुनो, तुम यह खच्चर वाला रास्ता पकड़कर इस पर चलती चली जाओ जब तक तुम एक भट्ठी तक न पहुँचे जाओ। भट्ठी के पास एक गड्ढा है जिसके पास एक बुढ़िया जादूगरनी बैठती है।
बहुत ही नम्रता से उसके पास जाना और यह गोल वाली डबल रोटी उसको दे देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत है। वह यह डबल रोटी लेने से मना कर देगी और तुम्हारा अपमान भी करेगी, पर यह डबल रोटी तुम उसके लिए उसके पास ही छोड़ देना और वापस आ जाना। सो वह लड़की उस खच्चर वाले रास्ते पर चल दी और चलती रही जब तक वह भट्ठी नहीं आ गई। वहाँ उसको एक बुढ़िया भी बैठी मिल गई। उस बुढ़िया में से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वहाँ पहुंचकर उस लड़की का भी जी मिचलाने लगा। पर फ्रेंसिका का किस्मत की बात याद करके वह उसके पास बड़ी नम्रता से गई और उसको वह गोल डबल रोटी देते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, क्या तुम मेरी यह। पर उस लड़की की बात पूरी होने से पहले ही वह बुढ़िया बोली, चली जाओ यहाँ से, तुमसे डबल रोटी किसने मांगी। और वह उसकी तरफ से पीठ फेर कर बैठ गई। उस बदकिस्मत ने वह गोल डबल रोटी वहीं उसके पास रख दी और फ्रेंसिका के पास लौट कर आई। अगला दिन सोमवार था, धुलाई का दिन। फ्रेंसिका ने कपड़े साबुन के पानी में डुबो कर रखे और फिर उनमें झाग उठाने लगी। बदकिस्मत उनको मलने लगी और धो धो कर सुखाने के लिए डालने लगी। जब वे सूख गए तो उसने उनकी मरम्मत की और उनको इस्त्री किया। फ्रांसिका ने उनको एक टोकरी में रखा और उनको राजा के महल ले चली। कपड़े देखकर राजा ने कहा, फ्रांसिका, अब तुम यह नहीं कहना कि तुमने इससे पहले भी कभी कपड़े इतनी अच्छी तरह से धोए थे और इस्त्री किए थे। इस मेहनत के लिए उसने उस दिन भी उसको 10 सोने के सिक्के और दिए। अब क्या था, फ्रांसिका ने और आटा खरीदा और फिर से 2 अंगूठी की शक्ल वाली डबल रोटियां बनाई और बदकिस्मत को उनको समुंदर के किनारे उन दोनों की किस्मत को देने के लिए भेज दिया। अगली बार बदकिस्मत ने राजकुमार के कपड़े धोए। राजकुमार की शादी होने वाली थी, सो उसको बहुत बढ़िया धुले और इस्त्री किए गए कपड़े चाहिए थे। इस काम के लिए उसने फ्रांसिका को 20 सोने के सिक्के दिए थे। इस बार फ्रांसिका ने न केवल 2 डबल रोटी का आटा खरीदा, बल्कि बदकिस्मत की किस्मत के लिए एक बहुत सुंदर सी पोशाक, एक बहुत बढ़िया स्कर्ट, कुछ नाजुक से रुमाल, एक कंघा बालों में लगाने वाला, खुशबूदार तेल और कुछ और चीजें भी खरीदी। वह बदकिस्मत यह सब सामान लेकर उस भट्ठी की तरफ चल दी और वहां जाकर गड्ढे के पास बैठी अपनी किस्मत बुढ़िया से बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, यह तुम्हारी गोल डबल रोटी है। वह किस्मत अब उस बदकिस्मत से ज्यादा हिलती मिलती जा रही थी। सो वह डबल रोटी लेने के लिए उसके पास तक आ गई। जैसे ही बदकिस्मत की किस्मत उसके पास आई तो बदकिस्मत ने उसको पकड़ लिया। उसने उसको साबुन लगाकर नहलाया, फिर उसने उसके बाल बनाए और उसको उसके नए कपड़े पहनाए। पहले तो वह बुढ़िया कुछ बल खाई, पर फिर बाद में यह देखकर कि ठीक हो गई कि वह तो एक बदला हुआ इंसान हो गई थी। उसने कहा, ओ बदकिस्मत, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे लिए तुम्हारी इन सब मेहरबानियों के लिए मैं तुमको यह छोटा सा बक्सा भेंट में दे रही हूँ।
ऐसा कहकर उसने उसको एक दिया सलाई की सीख रखने जैसा छोटा सा बक्सा दिया। बदकिस्मत उस बक्से को लेकर तुरंत ही फ्रांसिका के पास भाग गई। घर जाकर उसने वह बक्सा खोला तो देखा कि उसमें कपड़ों पर लगाने वाली बेल का एक टुकड़ा रखा हुआ था। फ्रांसिका और बदकिस्मत दोनों ही उस छोटे से बेल के टुकड़े को देखकर बहुत निराश हुई। उनके मुंह से निकल क्या बेकार की चीज है और उसको अलमारी के एक खाने में नीचे तरफ रख दिया। अगले हफ्ते जब फ्रांसिका धुले हुए कपड़े लेकर महल गई तो उसको राजकुमार काफी उदास लगा, क्योंकि वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानती थी। सो उसने उससे पूछ लिया, राजकुमार क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? अरे यहाँ मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हमें अभी पता चला है कि मेरी दुल्हन की पोशाक में लगने वाली बेल का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है और वैसे बेल का टुकड़ा हमारे सारे राज्य में कहीं नहीं मिल रहा है। राजकुमार जरा रुको कहकर फ्रांसिका का घर दौड़ गई। घर जाकर तुरंत ही उसने वह अलमारी खोली जिसमें उसने बदकिस्मत की किस्मत की दी हुई बेल का टुकड़ा रखा था। उसने बेल का वह टुकड़ा निकाला और दौड़ी हुई राजकुमार के पास वापस आई। उन्होंने उस बेल के टुकड़े को दुल्हन की पोशाक की बेल से मिलाकर देखा तो वह तो बिल्कुल ही उससे मेल खा रही थी। राजकुमार खुशी से बोला, ओह आज तुमने मुझे बचा लिया। फ्रांसिका, मैं तुमको इस बेल की तौल के बराबर सोना देना चाहता हूँ। सो उसने एक तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में उसने एक बेल रखी और दूसरे पलड़े में सोना। पर उसने कितना भी सोना तराजू के पलड़े में रखा पर वह उस बेल के वजन के बराबर नहीं हो सका। बेल का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। फिर उसने उस बेल का वजन एक दूसरी तरह की तराजू से लेना चाहा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो वह अपनी धोबिन से बोला, फ्रांसिका सच बोलना, इतना छोटा सा बेल का टुकड़ा इतना भारी कैसे हो सकता है? तुमको यह बेल का टुकड़ा कहाँ से मिला? अब फ्रांसिका के पास पूरी कहानी बताने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने उस बदकिस्मत से मिलने की इच्छा प्रकट की। धोबिन ने उस बदकिस्मत के लिए कुछ अच्छे कपड़े और गहने इकट्ठे कर लिए थे। सो वे उसने उसको पहनाए और उसको महल लेकर आई, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी और दरबार की रस्मों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सो जब वह बदकिस्मत राजा के कमरे में घुसी तो उसने उसको शाही तरीके से झुककर नमस्ते की। राजकुमार ने उसका स्वागत किया और उसको बैठने के लिए एक सीट दी। फिर पूछा, मगर तुम हो कौन? तब उस बदकिस्मत ने बताया कि मैं स्पेन के राजा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पिता को लड़ाई में हराकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी और उनको जेल में डाल दिया था। मेरी बदकिस्मती ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में मुझे बहुत अपमान मिला, बहुत मार मिली और बहुत बार मुझ पर इल्जाम लगाए गए। और फिर उसने राजकुमार को सब बता दिया। उसके बाद राजकुमार ने सबसे पहला काम तो यह किया कि उसने उन कपड़ा बुनने वालियों को बुलाया जिनका कपड़ा और बेलें उस बदकिस्मत की किस्मत ने कटवाया था।
उसने उनसे पूछा तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा 200 सोने के क्राउन। राजकुमार ने उनको 200 सोने के क्राउन दिए और कहा ये लो अपने 200 क्राउन, और एक बात यह जान लो कि यह बेचारी लड़की जिसको तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया था वह स्पेन के राजा की बेटी है। बस अब तुम लोग जाओ। फिर उसने उन दुकान वालों को बुलवाया जिनकी दुकान में उस बदकिस्मत की किस्मत ने शराब बिखेरी थी। उसने उनसे भी पूछा तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा 300 सोने के क्राउन। यह लो अपने 300 सोने के क्राउन, पर किसी राजा की बेटी को मारने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, और जाओ मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। फिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को भी शादी करने से मना कर दिया और उस बदकिस्मत से शादी कर ली। उस बदकिस्मत को उसने उसकी इज्जत के तौर पर फ्रांसिका दे दी। अब हम इस खुश जोड़े को यहाँ छोड़ते हैं और बदकिस्मत की माँ के पास चलते हैं। जब रानी की सबसे छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई, तभी से उसकी किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगा। इससे उसको ऐसा लगा कि वह बुढ़िया सच बोल रही थी। एक दिन उसका भाई और भतीजा एक बड़ी सेना लेकर आए और उन्होंने अपनी बहन के राज्य को फिर से जीत लिया। रानी उसकी 6 बेटियों फिर से अपने महल में चली गई और फिर से अपने पुराने ऐशो आराम से रहने लगी। पर उनके दिमाग से उनकी सबसे छोटी बेटी और बहन की याद नहीं गई। उसके बारे में तो जब से घर छोड़कर गई थी तब से अब तक किसी ने कुछ सुना ही नहीं था। इस बीच राजकुमार ने सुन लिया कि बदकिस्मत की माँ महल में वापस चली गई है, तो उसने बदकिस्मत की माँ को यह संदेशा भेजा कि उसने उनकी बेटी से शादी कर ली है। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चल दी। इसी तरह से बेटी भी अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चल दी। वे दोनों अपने अपने राज्यों की हदों पर मिली। वे सब खुशी के मारे एक दूसरे से बार बार लिपट जाती थी। बेटी के मिलने पर दोनों राज्यों में बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों कहानी यहीं तक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।